हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का अपनी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं ठोस अवस्था पर, तो इससे पहले 2 वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूं ठोस अवस्था पर, तो वो आप अवश्य देख लें। उन दोनों वीडियोस में हमने जो है ठोसों के प्रकार की बात की है, और आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं, उनमें कणों की व्यवस्था किस प्रकार होती है, इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ठोसों की जो संरचना होती है, स्पेशली क्रिस्टलीय ठोसों की, उनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त कैसे होती है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई भी जो क्रिस्टलीय ठोस है, उसकी संरचना की जानकारी के लिए जो हमारी एक्सरे किरणें होती हैं, उनका बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो एक्सरे किरणें होती हैं, उनका किस प्रकार रोल होता है क्रिस्टलीय ठोसों की संरचना बताने में। तो चलिए आइए जान लेते हैं किस प्रकार एक्सरेज जो होती हैं वो क्रिस्टलीय ठोसों की संरचना बताने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो आप लोगों को ये अवश्य पता होगा कि एक्सरेज क्या होती हैं। तो जो एक्सरे है वो एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। तो जब आप किसी क्रिस्टलीय ठोस पर एक्सरे को गिराते हैं, तो जब एक्सरे किसी क्रिस्टलीय ठोस के ऊपर से होकर के गुजरती है, तो उसका विवर्तन हो जाता है, और उस डिफ्रैक्टेड या विवर्तित एक्सरे किरण को जब आप स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से देखते हो, तो आपको जो है क्रिस्टलीय ठोसों के कणों की संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनके अंदर जो अवयवी कण होते हैं, वो एक्सरे को कुछ निश्चित कोणों पर जो है विवर्तित कर देते हैं, जिससे कि जब हम उन विवर्तित एक्सरे किरणों का अध्ययन करते हैं, तो हमें क्रिस्टलीय ठोसों की संरचना के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। और इसके लिए आप जब अगली क्लासेस में जाएंगे, तो वहाँ पर जो है एक ब्रैग इक्वेशन दिया है, ब्रैग नामक साइंटिस्ट ने। जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो अभी केवल हमें यहाँ इतना ही जानना है कि क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में हमें एक्सरे किरणों की सहायता से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अब आइए जानते हैं कि हम जो है क्रिस्टलीय ठोसों में जो कणों की संरचना होती है, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की जो संरचना होती है, उसको समझने के लिए उसकी संरचनात्मक इकाई को समझना जरूरी होता है। तो किसी भी क्रिस्टलीय ठोस को बनाने वाली जो इकाई होती है, जिससे कि वो क्रिस्टल बनता है, उसी को हम बोलते हैं एकक कोष्ठिका। एकक कोष्ठिका या इकाई सेल भी कह सकते हो आप, और इंग्लिश में हम उसे यूनिट सेल कहते हैं। तो अब हम आज डिटेल में उसी यूनिट सेल की बात करने वाले हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों की संरचना के बारे में जो है हम यूनिट सेल की सहायता से आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज कि यूनिट सेल क्या होता है, इसके बारे में आइए हम समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी जो ठोस होता है, वो छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर बना होता है, और मेनली जो हमारे क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उनमें कणों का एक निश्चित क्रम होता है, यानी कण जो है वो एक नियमित क्रम में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। और ये जो कण जो जिनसे मिलकर के ठोस बना हुआ है, अगर हम उन कणों को गोलाकार मान लें, ऐसा मान लें, गोलाकार मान लें, जी हाँ, ये कण गोलाकार होते भी हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टलीय ठोस है, तो वो जो आपका क्रिस्टलीय ठोस जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। मान लिया हमने कि कुछ कण जो है क्रिस्टलीय ठोस के वो गोलाकार एक दूसरे से इस प्रकार संलग्न है, पास पास है। आपको पता ही है कि ठोस में कण पास पास होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कण मिलकर के जो है क्रिस्टलीय ठोस का निर्माण कर रहे हैं। तो ये सारे सर्कल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है गोले रूपी संरचना है सारे अवयवी कणों की। तो आपको पता है कि जितना आपका कोई भी जो सर्कल होता है, उसका एक सेंटर होता है, एक केंद्र होता है। तो सेम वही चीज हम यहाँ पर जो क्रिस्टल को बनाने वाले अवयवी कण हैं, उनके जो हमारे गोले हैं जिनसे मिलकर के क्रिस्टल बना हुआ है, उन गोलों के केंद्र को अगर हम देखें, कुछ गोलों के केंद्र को, तो यहाँ पर भी मान लीजिए एक केंद्र है, यहाँ पर इस गोले का भी एक केंद्र होगा, यहाँ पर भी होगा। तो आप अगर कुछ गोलों के केंद्र को मिला देंगे, तो आप देखेंगे कि
आपको इसी क्रिस्टल के अंदर एक घनीय संरचना नजर आएगी, एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो आइए जो है हम देखते हैं कैसे नजर आएगा आपको। चलिए देखा जाए। देखिए आपको ये स्ट्रक्चर जो है क्यूब जैसा लग रहा होगा, घन जैसा लग रहा होगा, जैसे कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा घन। तो घन क्या होता है आपको पता होगा कि जो घन है उसमें जो है तीन चीजें होती हैं हमारी, एक आपकी लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है और एक ऊंचाई होती है। तीन भुजाएं होती हैं उसमें। एक आपकी होती है लंबाई, अगर हम लंबाई को a से रिप्रेजेंट कर दें और जो है आपकी चौड़ाई को b से रिप्रेजेंट करें और ऊंचाई को c से रिप्रेजेंट करें, तो घन में आपकी तीन भुजाएं होंगी, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी और एक ऊंचाई होगी। अगर ये तीनों भुजाएं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी कोई भी ऐसा तंत्र जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसी को हम बोलते हैं घनीय तंत्र। क्या बोलते हैं? घनीय तंत्र, या इंग्लिश में आप बोलते हैं उसको क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक सिस्टम। तो अगर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो आप उसको कहेंगे घनीय तंत्र, क्यूबिक सिस्टम। अब यही चीज अगर इन तीनों में डिफरेंस हो जाए तो वो घनीय तंत्र नहीं रह जाएगा। जैसे अगर लंबाई और चौड़ाई तो बराबर है, लेकिन ऊंचाई अगर ज्यादा हो जाए, ऊंचाई अधिक हो जाए, तो आपका जो वो तंत्र होगा वो आपका क्यूबॉइड हो जाएगा, यानी घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घनाभ, जिसको आप बोलते हो वो हो जाएगा। क्लियर हो गई बात आपको? तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे यूनिट सेल की। तो मैंने आपको बताया कि यूनिट सेल को बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं, अगर उन कणों में से अगर हम कुछ कणों के केंद्र को देखें और उन केंद्रों को जब आप मिलाएंगे डॉट के द्वारा, तो आपको उस क्रिस्टल जालक के अंदर एक ऐसे घनीय संरचना नजर आएगी, और इसी घनीय संरचना को हम यूनिट सेल बोलते हैं या एकक कोशिका बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर मैं गोले बना देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक सर्कल आपका ये था, दूसरा सर्कल आपका यहाँ था, सर्कल आपस में मिले हुए होते हैं, ठीक है। तीसरा सर्कल आपका यहाँ था, चौथा सर्कल आपका यहाँ था, ठीक है, और पांचवा सर्कल आपका यहाँ था, छठवां सर्कल यहाँ था। ये गोले आपस में मिले हुए होते हैं। तो ये सब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको बोर्ड पर बनाने में जो है बड़ी कठिनाई होती है। तो आप लोग समझते रहिए बात को। और एक सर्कल आपका यहाँ था और एक सर्कल यहाँ था। तो ये जो आपको ये बॉल्स दिखाई दे रही हैं, ये बॉल्स एक दूसरे से सटी हुई होती हैं क्रिस्टल के अंदर, और आप देख रहे हो कि इन्हीं बॉल्स के सेंटर को अगर हम मिला दें तो आपको एक क्यूब जैसी संरचना नजर आ रही है, एक घन जैसी संरचना नजर आ रही है। और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं यूनिट सेल, एकक कोशिका। क्या बोलते हैं? एकक कोशिका। और इसी तरह से जो आपका क्रिस्टल होता है उसमें बहुत सारे यूनिट सेल, बहुत सारी एकक कोशिकाएं जुड़ करके जो है संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण करती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने अभी एक जो है यूनिट सेल बनाया है, अब इसी के ऊपर दूसरा यूनिट सेल, नीचे भी यूनिट सेल, इसके बगल में भी यूनिट सेल, इधर भी यूनिट सेल, यानी चारों तरफ जो है यूनिट सेल फैले हुए हैं। और बहुत सारे यूनिट सेल्स यानी इकाई सेलों से मिलकर के आपका पूरा क्रिस्टल बना होता है। तो जब बहुत सारे जो है इकाई सेल या यूनिट सेल क्रिस्टल में मिलकर के संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण कर देते हैं, तब हम उसी क्रिस्टल को क्रिस्टल जालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। क्लियर होगी बात? तो एक बार आप समझ लीजिए कि जब किसी भी क्रिस्टलीय ठोस में आपके बहुत सारे इकाई सेल जुड़ करके एक त्रिविमीय जटिल संरचना का निर्माण कर देते हैं, तो उसी को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई? तो मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हो, तो सिस्टम कहलाता है घनीय तंत्र या क्यूबिक सिस्टम। क्या कहलाता है? क्यूबिक सिस्टम। अब
इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका रूम, आपका जो कमरा होता है। आप अगर उसमें बैठे हैं, अगर आप कमरे में बैठ करके वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उसमें आपको 8 कॉर्नर्स नजर आएंगे। तो आप लोग अपने कमरे को ध्यान से देखिएगा तो उसमें आपको 8 कॉर्नर्स नजर आएंगे और कमरे की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई होगी। अगर ये तीनों बराबर हो तो वही सिस्टम आपका कहलाएगा घनीय तंत्र। क्या कहलाएगा? घनीय तंत्र। अब अगर आप अपने कमरे के कॉर्नर्स को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पर लंबाई और चौड़ाई के बीच में कुछ कोण नजर आएगा। क्या नजर आएगा? कुछ कोण नजर आएगा। जी हाँ, अगर आप जो है, चलिए मिटा करके दोबारा देखो, इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है तो उस तरह के सिस्टम को हम कहेंगे घनीय तंत्र या क्यूबिक सिस्टम। क्या कहेंगे? क्यूबिक सिस्टम। जैसा कि आपको जो है अपने रूम में दिखाई देगा, जब आप अपने रूम को देखोगे तो उसमें आपको 8 कॉर्नर्स दिखाई देंगे और लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगी इनकी कुछ ना कुछ। अगर लंबाई को a मान लें, चौड़ाई को b मान लें और ऊंचाई को c मान लें और अगर ये तीनों जो है बराबर हैं तो आपका सिस्टम जो होगा वो क्यूबिक सिस्टम होगा, घनीय तंत्र होगा। और अब हम बात करने वाले हैं कोण की। तो जी हाँ, अगर आप देखेंगे कि जो आपका घनीय तंत्र है उसमें जो है 3 तरह के कोण भी आपको नजर आएंगे। जी, 3 तरह के कोण भी आपको नजर आएंगे। तो वो कोण कौन कौन से होंगे? तो पहला कोण जो बनेगा वो होगा लंबाई और चौड़ाई के बीच में। लंबाई और चौड़ाई के बीच में, जी हाँ, पहला कोण आपका बनेगा लंबाई और चौड़ाई के बीच में। तो अगर आप जो है अपने कमरे को ध्यान से देखेंगे तो कमरे की लंबाई और कमरे की चौड़ाई जहां पर आपस में मिल रहे होंगे, जो कॉर्नर होगा लंबाई और चौड़ाई का, जैसे मान लिया जाए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो यहाँ पर ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर यहाँ पर एक कोण बन रहा है कोण। तो इसी कोण को हम कोई ना कोई नाम दे देंगे। तो पूरे तरह के क्यूबिक सिस्टम में 3 तरह के कोण बनेंगे। पहला कोण बनेगा लंबाई और चौड़ाई के बीच में, दूसरा कोण बनेगा लंबाई और ऊंचाई के बीच में और तीसरा कोण बनेगा चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में। क्लियर हो गई बात? तो 3 तरह के कोण भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आइए हम कोणों की बात कर ली जाए। तो लंबाई और चौड़ाई के बीच में जो कोण बनेगा उसको अगर हम नाम दे दें अल्फा। क्या नाम दे दें? अल्फा। और इसी तरह जो है चौड़ाई और ऊंचाई में जो कोण बनेगा अगर हम उसको नाम दे दें बीटा। क्या नाम दे दें? बीटा। और तीसरा कोण जो हमारा लंबाई और ऊंचाई के बीच में बनेगा उसको अगर हम नाम दे दें गामा। क्या नाम दे दें? गामा नाम दे दें। तो आपको ये 3 तरह के कोण भी क्यूबिक सिस्टम में घनीय तंत्र में देखने को मिल जाएंगे। और अगर ये तीनों कोण जो लंबाई और चौड़ाई, चौड़ाई और ऊंचाई और लंबाई तथा ऊंचाई के बीच में बने हुए हैं, अगर ये तीनों के तीनों कोण 90 अंश के हों, कितने अंश के हों? 90 अंश के हों, 90 डिग्री के हों, तो आपका सिस्टम जो है वो क्यूबिक सिस्टम कहलाएगा, घनीय तंत्र कहलाएगा। कौन सा सिस्टम कहलाएगा? क्यूबिक सिस्टम या घनीय तंत्र कहलाएगा आपका। तो अब आपको बात क्लियर हो गई होगी कि क्यूबिक सिस्टम के लिए हमारे लिए 2 चीजें आवश्यक है। पहली चीज कि उस सिस्टम में जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होनी चाहिए। दूसरी चीज कि उसमें जो कोण बन रहे हैं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तथा चौड़ाई और लंबाई के बीच में, वो तीनों कोण 90 अंश के होने चाहिए, 90 डिग्री के होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो आपका जो यूनिट सेल होगा वो घनीय होगा। कैसा होगा? घनीय होगा, क्यूबिक यूनिट सेल होगा, क्यूबिक यूनिट सेल होगा। और अगर ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में बराबर ना हो और ये कोण भी आपस में बराबर ना हो तो क्या होगा? यूनिट सेल का प्रकार बदल जाएगा। और आप देखेंगे कि ये जो यूनिट सेल हमें क्रिस्टलीय ठोसों में देखने को मिलते हैं, ये मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। कितनी प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं। और ये जो 7 प्रकार के यूनिट सेल्स हैं ये इसी पर आधारित हैं, यानी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और इनके मध्य जो कोण बन रहे हैं कोणों के आधार पर। क्लियर हो गई बात? तो आइए अब हम बात कर लेते हैं जो अलग अलग प्रकार के हमारे क्रिस्टलीय तंत्र हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहला प्रकार का जो हमारा तंत्र है जिसकी बात हमने अभी की है आपसे, घनीय तंत्र। कौन सा तंत्र है?
घनीय तंत्र। तो घनीय तंत्र में वही चीज कि आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होनी चाहिए और इनके मध्य के तीनों कोण यानी अल्फा, बीटा और गामा तीनों 90 अंश के होने चाहिए। कितने अंश के होने चाहिए? 90 अंश के होने चाहिए। तब उस तरह के इकाई सेल को हम कहेंगे घनीय तंत्र। क्या कहेंगे? घनीय तंत्र या इंग्लिश में क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, और इस प्रकार के आपका इकाई सेल, यूनिट सेल देखने को मिलता है सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड में सेम इसी तरह आपका दूसरा प्रकार है द्विसम लंबाक्ष। द्विसम लंबाक्ष या आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यूनिट सेल। तो इसमें क्या है कि लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होगी लेकिन ऊंचाई अलग होगी। ऊंचाई अलग होगी। जैसे मैंने आपको अभी खनाब बताया था कि अगर आप यूनिट सेल बना दें उसमें लंबाई और चौड़ाई तो बराबर हो लेकिन आपकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा हो, तो वो आपका कहलाएगा कैसा? क्यूबॉइड सिस्टम हो जाएगा। तो आपका जो टेट्रागोनल यूनिट सेल होता है उसमें भी यही व्यवस्था होती है कि लंबाई और चौड़ाई तो बराबर होती है लेकिन ऊंचाई जो है अलग होती है। लेकिन इनके मध्य के जो कोण होते हैं वो अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही 90 अंश के होते हैं। और इस प्रकार की व्यवस्था हमें देखने को मिलती है स्टैनिक ऑक्साइड में। स्टैनिक ऑक्साइड में इस प्रकार का यह तंत्र देखने को मिलता है। तीसरा प्रकार है हमारा विषम लंबाक्ष या ऑर्थोरोम्बिक भी इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार के सिस्टम में आपकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती है और ये जो कोण है ये तीनों आपस में बराबर होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसका एग्जांपल हमारा पोटेशियम नाइट्रेट और बेरियम सल्फेट है। अगला प्रकार है हमारा एककनाक्ष यानी मोनोक्लाइनिक। तो मोनोक्लाइनिक में क्या है? इसमें भी सेम वही चीज है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं लेकिन यहाँ पर कोणों में थोड़ा डिफरेंस होता है। अल्फा और बीटा तो 90 अंश के होते हैं। अल्फा और बीटा समझ रहे हैं ना? अल्फा लंबाई और चौड़ाई के बीच में बना हुआ कोण और बीटा चौड़ाई और ऊंचाई के बीच में बना हुआ कोण। तो ये दोनों तो 90 अंश के होते हैं लेकिन आपका जो गामा है यानी ऊंचाई और लंबाई के बीच का जो कोण है वो 90 अंश का नहीं होता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था जिस क्रिस्टल तंत्र में होती है उसको मोनोक्लाइनिक बोलते हैं और इसका एग्जांपल है हमारा कैल्शियम सल्फेट। क्या है एग्जांपल? कैल्शियम सल्फेट। अगला प्रकार है हमारा त्रिसमताक्ष, इसको आप ट्राइगोनल बोलते हैं। इसमें भी आप देख रहे हो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है और कोण में वही अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं और गामा आपका 90 डिग्री का नहीं होता है। इसका एग्जांपल है हमारा सोडियम नाइट्रेट। क्या है एग्जांपल? सोडियम नाइट्रेट। अगला प्रकार है हमारा षटकोणीय हेक्सागोनल सिस्टम, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होती है, ऊंचाई भिन्न होती है और कोणों में भी अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्फा और बीटा 90 डिग्री के होते हैं जबकि आपका गामा जो है वो 120 अंश का होता है। और इस प्रकार का सिस्टम आपको देखने को मिलता है ग्रेफाइट में। इसमें ग्रेफाइट में और जिंक ब्लेंड में यानी जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड है जिसको जिंक ब्लेंड भी हम बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका लास्ट त्रिनताक्ष। त्रिनताक्ष टाइप का, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक इसमें क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों भिन्न भिन्न होती हैं और ये जो तीनों कोण बनते हैं लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के मध्य ये भी 90 अंश के नहीं होते हैं। और इस प्रकार का एग्जांपल आपको देखने को मिलता है पोटेशियम डाइक्रोमेट में A2Cr2O7 में। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो यूनिट सेल है वो क्या होता है, घनीय यूनिट सेल क्या होता है और जो है लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई तथा उनके मध्य के कोणों के आधार पर जो आपके यूनिट सेल हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये हमने जो है विस्तृत चर्चा कर ली। अब हमें इस पार्ट में जो है डिटेल में पढ़ना है क्यूबिक यूनिट सेल को यानी घनीय एकक कोशिका को हम इस पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। इन सब से हमें कोई विशेष मतलब नहीं है। पूरे पार्ट में हमारा फोकस जो है क्यूबिक यूनिट सेल पर रहने वाला है। अब ये जो क्यूबिक यूनिट सेल होती है ये भी कई प्रकार की होती है। तो हम आगे चल के यही देखने वाले हैं कि जो एक क्यूबिक यूनिट सेल है वो कितने प्रकार की होती है और इसमें जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था किस प्रकार होती है। और
ये भी देखा जाएगा कि जो घनीय एकक कोशिका है, क्यूबिक यूनिट सेल है, उसमें जो है कणों का संकुलन या जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे कण पार्टिकल्स हैं, उनकी पैकिंग किस तरह होती है, इस पर भी चर्चा हम आगे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्यूबिक यूनिट सेल को डिटेल में। हाँ, तो आइए देखते हैं। जो आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है वो मेनली 3 प्रकार की होती है। तो फर्स्ट टाइप जो है आपकी क्यूबिक यूनिट सेल की, वो है सिंपल यूनिट सेल, साधारण एकक कोशिका। साधारण एकक कोशिका। तो आपकी जो यूनिट सेल है, ये इसमें जो कंपोजिशन पार्टिकल्स होते हैं, जो अवयवी कण होते हैं, उनकी स्थिति के आधार पर ये 3 तरह की होती है कि उस घनीय एकक कोशिका में जो आपके अवयवी कण हैं वो कहाँ कहाँ है। इस आधार पर जो आपकी घनीय एकक कोशिका है वो 3 प्रकार की होती है। पहली है आपकी साधारण एकक कोशिका। तो साधारण एकक कोशिका में क्या होता है कि इसको बनाने वाले जो अवयवी कण होते हैं वो केवल और केवल जो है यूनिट सेल के किनारों पर उपस्थित होते हैं। तो आप जैसे मैंने अभी आपको अपने कमरे का उदाहरण दिया था ना, तो अगर आप अपने रूम को देखेंगे तो उसमें 8 कॉर्नर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, तो सेम वही चीज अब आप इस यूनिट सेल में एज्यूम करिए, उसको सोचिए। तो इसमें भी आपको 8 किनारे नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपकी जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें जो आपके पार्टिकल्स हैं, जो आपके अवयवी कण हैं, वो केवल और केवल कॉर्नर्स पर होते हैं, यानी 8 किनारों पर यहाँ पर कण होंगे और कहीं भी पार्टिकल नहीं पाया जाएगा। तो इसका मतलब ये है एक पार्टिकल यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ एक, यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। और इनकी व्यवस्था इस तरह की होगी यूनिट सेल में कि ये एक दूसरे से चिपके हुए होंगे। तो मैंने थोड़ा दूसरा बना दिया है जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो ऐसी एकक कोशिका, यानी ऐसी घनीय एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल किनारों पर उपस्थित होते हैं, उसको हम साधारण एकक कोशिका कहते हैं। समझ में आ गई बात? और आइए अब हम दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं। तो दूसरा है हमारा काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका। घनीय एकक कोशिका, ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक, तो आइए इसकी बात कर ली जाए। काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका क्या है? तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि इनके जो हिंदी नाम है बड़े टेढ़े मेढ़े हैं, जबकि इंग्लिश वाला आपको ज्यादा इजी लग रहा होगा। तो जिसमें भी आपको समझ में आ जाए, बस समझना जरूरी है। तो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका क्या है? तो हमने ऊपर सिंपल को देखा कि सिंपल वाले में जो आपके पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल किनारों पर होते हैं, जबकि आपकी जो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका है उसमें जो अवयवी कण हैं वो किनारों पर तो होते ही हैं, उसके अलावा आपका एक कण बीचों बीच होता है। फिर वही कमरे वाला एग्जांपल, कमरे को ध्यान में लाइए कि कमरे के 8 कोनों पर पार्टिकल हैं और एक पार्टिकल, एक कण कमरे के बीचों बीच में है। ठीक, उसको कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो यहाँ बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। हाँ, तो देखिए आपकी जो काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका है उसमें कण कहाँ कहाँ होंगे? सभी 8 किनारों पर होंगे। ठीक, तो सभी 8 किनारों पर होंगे और उसके अलावा आपका एक कण जो है यहाँ इसके बीचों बीच होगा, यहाँ पर होगा। तो वही कमरे को अब जब आप एज्यूम करेंगे तो आप जो है 3 डायमेंशनल वे में आसानी से समझ पाएंगे कि कमरे के 8 किनारों पर जो है एक एक कण है और कमरे के बीचों बीच एक कण मौजूद है। ठीक, तो इस प्रकार की व्यवस्था होती है आपकी काय केंद्रित घनीय एकक कोशिका में अवयवी कणों की। तो समझ में आ गया? तो ये आपका हो गया बॉडी सेंटर्ड। अब तीसरे प्रकार की बात कर लें। तीसरा प्रकार जो है आपका जल्दी से तीसरे प्रकार की बात कर लें। तीसरा प्रकार है
केंद्रित घनीय एकक कोशिका, घनीय एकक कोशिका। तो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में क्या होता है, इसमें भी जो है जो अवयवी कण होते हैं वो किनारों पर तो होते ही हैं, उसके अलावा इसके जो आपके 6 फेस हैं जिसको आप फलक भी बोलते हो, उन फलकों के ऊपर भी एक एक कण उपस्थित होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फलक क्या है, तो आप फिर वही अपने कमरे को ध्यान में लाइए। तो जब आप कमरे को ध्यान में लाएंगे तो उस कमरे में आपको 6 दीवार नजर आ रही है आपके कमरे में, एक आपके सामने, एक आपके पीछे, एक आपके बाएं, एक आपके दाएं, एक आपके ऊपर और एक आपके नीचे। तो वही आपका फलक है, आपके सरफेस है। अगर ऐसे भी ना समझ में आ रहा हो आपको, तो आप जो लूडो खेलते हो उसमें जो आपका पासा होता है जिसको आप बीटी बोलते हो, तो उसमें 1 से 6 तक जो गिनतियां लिखी होती हैं, तो वही आपके 6 फलक हैं। क्या है वो? 6 फलक हैं। तो आपकी जो फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका है जिसको आप फेस सेंटर्ड बोलते हैं इंग्लिश में, फेस सेंटर्ड, तो उसमें किनारों पर तो कण होते ही हैं, उसके अलावा जो है एक एक कण फलक पर मौजूद होता है। एक ऊपर वाले हिस्से पर, एक जो है नीचे वाले हिस्से पर, एक इस बगल वाले हिस्से पर, एक उधर, और एक पीछे वाले पर, और एक आगे वाले पर। ठीक, तो इस तरह की व्यवस्था होती है फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका में। तो आपको तीनों प्रकार की घनीय एकक कोशिका समझ में आ गई होगी। साधारण वाली में अवयवी कण केवल किनारों पर, और जो है दूसरा प्रकार जो हमारा था बॉडी सेंटर्ड यानी काय केंद्रित में जो है अवयवी कण किनारों पर तो होते ही है, साथ में एक कण जो है बीचों बीच एक मध्य में होता है। जबकि फलक केंद्रित में किनारों के अतिरिक्त प्रत्येक फलक पर एक एक अवयवी कण मौजूद होता है। ठीक है, और यहाँ पर हमें आगे भी बात करनी है कि ये जो आपका क्रिस्टल, जो आपका ये आपका यूनिट सेल है, इसमें जो अवयवी कण हैं इन्होंने इस यूनिट सेल की कितनी जगह घेरी हुई है और कितनी जगह खाली है, तो इसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तो अभी इस वीडियो में आपने देख लिया कि यूनिट सेल कहते किसे हैं और यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है, क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है और क्यूबिक यूनिट सेल कितने प्रकार का होता है। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि ये जो हमने 3 तरह के आपको क्यूबिक यूनिट सेल बताए हैं, इसमें कुल कितने कण उपस्थित होते हैं और इनकी पैकिंग एफिशिएंसी, इनकी संकुलन क्षमता कितनी होती है। संकुलन क्षमता का मतलब कि कितने कण, कितनी जगह इस यूनिट सेल में कणों ने घेर रखी है और कितनी जगह खाली है। तो इन सभी की चर्चा जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।